बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा दरबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, गुफ्तगू हमारी ये चल रही थी कि इस दीन में अल्लाह ताला ने आसानी रखी है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं दीन पे नहीं चल सकता। तो मुसाफिर के लिए 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात कर देना ये आसानी ही है। और इसके मुस्तकिल अहकाम है, मुस्तकिल अहकाम। बात यह हुई थी कि नीयत जो करते हैं सफ़र की, उसमें आदमी का खुद का इरादा होना ज़रूरी है और इरादा भी ऐसा होना चाहिए कि उसका चलता भी हो। खुद ही किसी के ताबे हो तो आदमी अगर किसी के ताबे होगा तो जो मतबू है नहीं, जिसकी इत्तिबा कर रहा है, जिसके पीछे चल रहा है, वो अगर सफ़र की नीयत करेगा तो सफ़र होगा। वो अगर किसी जगह इकामत की नीयत करता है तो इकामत होगा। उसी की नीयत पर सफ़र और उसी की नीयत पर इकामत, यानी उसी की नीयत पर कसर करेंगे, उसी की नीयत पर पूरा करेंगे। इसलिए जो किसी के ताबे होके चल रहा है उसको मतबू की नीयत मालूम होना चाहिए, उसको पूछ लेना चाहिए। अब औरत है, वो अपने शोहर के ताबे है, कहीं जा रहे हैं, कहीं गए हैं, तो बीवी पूछे भाई कितने दिन हम यहाँ रुकने वाले हैं। कहे कि 15 दिन, कहे 15 दिन, तो फिर औरत पूरी नमाज पढ़ेगी। औरत का इसमें कुछ नहीं चलेगा, इसलिए कि वो तो उसके ताबे है। हाँ, थोड़ा फर्क है मसले के लिहाज से कि शोहर ने अगर महर तय कर दिया है तब तो उसको उसके ताबे ही रहेगी। अगर महर कैश है लेकिन उसने अभी तक पे नहीं किया है तो फिर औरत ताबे नहीं होगी। और मेहर अगर क्रेडिट पे है तब भी ताबे रहेगी, इसलिए कि क्रेडिट में कभी भी दे सकते तो शोहर के ताबे रहेगी। तो औरत को चाहे कि शोहर की नीयत को मालूम कर ले। एक तो निकाह के कंडीशन है महर, ज़रूरी नहीं है अभी पे करे बाद में पे करे, कभी भी पे करे। हाँ, देखो निकाह में क्या है, 3 चीज़ें होती है, ईजाब, कबूल, यानी दोनों में से जो पहले बोलेगा वो ईजाब होगा और दूसरा जो बोलेगा वो कबूल होगा, और 2 गवाह। बात खत्म। खुतबा भी फ़र्ज नहीं है, खुतबा सुन्नत है। मेहर का बयान करना भी फ़र्ज नहीं है, शर्त नहीं है। मेहर तो बाद में भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं। अरे बात हमारे यहाँ इंडिया की मैं आपको बात सुनाऊँ कि बिहार जो है, बिहार नाम सुना आपने, बिहार, वहाँ पे यूपी के बाद अलग है, एक सूबा है बिहार। वहाँ पे कोई आदमी जल्दी मेहर कैश नहीं देता। एक साहब ने वहाँ बिहार में शादी की तो उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये मेहर नकद। कहा दूल्हा भैया की नीयत खराब है, दूल्हा भैया की नीयत खराब है, वो कैश मेहर दे रहा है। मैं झूठी बात नहीं, सच्ची बात कह रहा हूँ। तो एक मौलाना से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा देखो हमारे बिहार के अंदर मेहर रखेंगे कि 5 अशरफी, और 5 अशरफी क्या है उसके बाप को भी मालूम नहीं कि अशरफी क्या है। कहा कि वो मौत तक कहाँ देनी है, फिर मौत के वक्त माफ़ी मांग लेंगे, ये माफ़ कर दे तो माफ। हाँ, मरने क्रेडिट में सारी। हाँ, और हमारे यहाँ तो वही कैश वाली बात, गुजरात में अक्सर है कि भाई कैश चलो, तो कैश वाला अच्छा है, उसका हक है भाई औरत का, उसको दे दो, फारिग हो जाए। मैं एक जगह निकाह पढ़ाने गया तो वो थोड़े छोटी छोटी बात पे लड़ने वाली कौम है। तो एक जगह चाय पीने बैठा था, वो कह रहे आपस में बात कर रहे, क्या यार हमारे यहाँ तो 127 रुपीज़ मेहर मुकर्रर करते हैं, उससे ज़्यादा कोई देता नहीं है। मैं सब सुन रहा हूँ।
का देता भी कौन है? वो मरते वक्त उसके पास जाके कहते हैं माफ कर दे, तो माफ करवा देते। अब उस निकाह की बारी आई तो मेरा बयान था उसमें, मैंने इसी में हेल्प पर ही बयान किया कि 32 ग्राम सिल्वर से कम में निकाह नहीं होगा। 32 ग्राम सिल्वर, तो उस वक्त $2000 जितने होते थे, 1700, 1800, मैंने खूब जोर देकर कहा 127 में क्या आता है? वो जमाने में था, चांदी सस्ता, उस वक्त की बात है, और वो भी उधार, और मरने के वक्त भी औरत कहती कि तूने जिंदगी बने दी, आप क्या देगा, मरते मरते जा, मैं माफ करती हूँ, वो ऐसा कहती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वहां जब कभी निकाह होता था फोन आता कि मुफ्ती साहब अभी मेहर कम से कम क्या है। तो ऐसा भी है, लोगों को पता नहीं कि मेहर है क्या। वो औरत का हक है, वो चाहे फेंक दे, चाहे अपने बाप को दे, किसी को गिफ्ट करे, शोहर को माफ करे, उसकी मर्जी की बात। हाँ, तो अगर मेहर पहले से तय रखा है कि हम तो उधार देंगे, तो फिर औरत को मानना पड़ेगा, उसके ताबे रहना पड़ेगा, क्योंकि मेहर ही उधार रखे तो कभी भी देगा वो। खैर, इसी तरह से जो फौजी होता है, वो फौजी कमांडर, वो अपने लीडर के ताबे होता है। तो वो नियत करे कि मैं यहाँ 15 दिन रहना चाहता हूँ, उसकी नियत का एतबार नहीं है। उसका लीडर कहे कि हम यहाँ इतने दिन रुकेंगे, उसको तो हर घड़ी सवाल है कि भाई यहाँ से जाना पड़ जाए, इसलिए ऐसी नियत का एतबार नहीं होता। अच्छा, और कुछ मसाइल है। मुसाफिर आदमी मुकीम आदमी के पीछे वक्त के अंदर नमाज पढ़ सकता है। सुनना मेरी बात, मुसाफिर आदमी मुकीम आदमी के पीछे वक्त के अंदर नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि मुकीम के पीछे पढ़ने से मुसाफिर पर पूरी पढ़ना जरूरी होगा। समझ रहे? मुकीम को तो 4 पढ़नी है, लेकिन मुसाफिर उसके ताबे है, इसलिए उसको पूरी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये कि वक्त के अंदर, वक्त के अंदर का मतलब ये कि अभी जैसे असर की पढ़ना है, लेकिन जोहर की कजा हो गई है और अभी कजा कर रहा है, तो फिर उसमें मुकीम के पीछे नहीं चलेगा, इसलिए कि मुकीम की 4 फर्ज है और इसकी कितनी फर्ज है? 2 फर्ज है। अच्छा, इस पे एक और मसला समझ लो कि नमाज के अंदर सफर में एंडिंग टाइम का एतबार होता है। क्या? ये बात याद रखना, ये बहुत जरूरी मसला है, मैं जो आपको कह रहा हूं। तो एंडिंग टाइम का एतबार होता है। एंडिंग टाइम का एतबार का मतलब ये है कि जोहर का टाइम खत्म हो रहा है अभी, आज के लिहाज से 5:43 पर, तो एक आदमी सफर में था और 5:40 पे घरे पहुंच गया, नमाज उसने पढ़ी नहीं है, तो उसको कजा कितनी करनी पड़ेगी? क्यों? एंडिंग टाइम में क्या है? सफर से एंड किया। नहीं, एंडिंग टाइम में वो क्या है? मुसाफिर है कि मुकीम है? मुकीम है। मुकीम को पूरी पढ़नी पड़ेगी। इससे उल्टा सुनिए, उससे उल्टा, एक आदमी जोहर की नमाज नहीं पढ़ा और 4:40 को घर से निकल गया, कैलिस्तान पहुंच गया, वहां जोहर का टाइम खत्म हो रहा है, उसको कजा कितनी करनी पड़ेगी? 2। इसलिए कि आखिरी वक्त में वो मुकीम है तो मुकीम की पड़ेगा, आखिरी वक्त में वो मुसाफिर है तो मुसाफिर की पड़ेगा। समझ लें बात को? यही हाल क्या होगा कि एक आदमी सफर में था, उसने कुछ नमाजें नहीं पढ़ी थी, घर आके उसकी कजा कर रहा है, तो कितनी करनी पड़ेगी? कजा कर रहा है घर आके। मिसाल के तौर पर सफर में जोहर असर चली गई, नहीं पढ़ा, और घर आके मगरिब के वक्त पहुंचा, तो अब उसको कितनी पढ़नी पड़ेगी? कजा करनी, कसर करनी। जैसी वाजिब हुई है वैसी उसको अदा करनी। तो जो उसकी कजा हुई थी सफर में, तो हजर में उसको कैसी करनी है? कसर के। अब घरे जो नमाजें छूट गई थी उसको सफर में कजा कर रहा है, तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। ये मसाइल है, इसके अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, समझना चाहिए कि ये एंडिंग टाइम जो होता है उसका एतबार होता है। एक मैंने भी आज तक के मसला नहीं पढ़ा था, आज पहली दफा मैंने पढ़ा। देखो, ऐसा नहीं है कि हम मुफ्ती और हम सब जानते, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं, हमको भी
देखते पड़े। आज पहली दफा एक मसला मैंने देखा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहां से जा रहे हैं वेलिंगटन फॉर एग्जाम्पल, और हमने तय कर लिया कि वेलिंगटन फुला साहब के हम 15 दिन रहेंगे। क्या 15 दिन? गोया कि यहीं से आपकी नीयत किसकी है? यहां से तो सफर का बात शुरू हो गई, इकामत की। किसकी नीयत है? इकामत की। अब यहां से आप निकलते पूरी पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप तो मुकीम, वहां के मुकीम है और वहीं जाए इकामत जा रहे हैं। मैंने पहली दफा ये मसला देखा। ये लिखते हैं 48 मील जाने का इरादा करके घर से निकले, लेकिन घर ही से ये भी नीयत है कि फुला इलाके में 15 दिन ठहरूंगा, तो मुसाफिर नहीं रहा। ये कस्द कर लेना कि फुला देहात में 1-2 मंजिल के बाद क़ियाम होगा, अगर ये कस्द नीयत हो तो उसे मुसाफिर करार नहीं देंगे, क्योंकि उसका तो बस पक्की बात है कि 15 दिन वहां का इरादा है 15 दिन। हाँ बस, वो तो मुकीम हो। और कुछ मसाइल सफर के अंदर, अजान और इकामत। होता है लोग सफर में नमाज पढ़ते हैं, तो क्या उनको अजान और इकामत करना चाहिए या नहीं? देखो, चाहे अकेले नमाज पढ़ते हो या जमात के साथ नमाज पढ़ते हो, सफर में अजान और इकामत कह ले तो बेहतर है, इसलिए कि उनकी बरकत से हो सकता है फरिश्ते भी हाजिर हो जाए। हाँ, अगर अजान और तकबीर न कहे तो कम से कम इकामत यानी तकबीर तो कह ही देना चाहिए, तब भी जायज है। और अगर सफर में लोगों की नमाज कज़ा हो गई है तो उनको जमात ही के साथ कज़ा कर लेना चाहिए। देखो, ये मत समझना कि जमात के साथ नमाज सिर्फ अदा ही पढ़ सकते हैं, कज़ा भी पढ़ सकते हैं। मालूम है कि नहीं? वो जंग के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग की, 5 नमाजें कज़ा हो गई थी, 5 नमाजें, तो उसको तरतीब के साथ अदा किया था, जमात के साथ अदा किया। तो अगर सफ़र में कज़ा नमाज हो जाए तो उसको जब कज़ा कर रहे हैं तो सबको मिल के कर लेना चाहिए, कम से कम इतना अदा के साथ इतनी तो मुशाबहत हो जाए। अब बात आती है वतन की। देखो, वतन 3 तरह का होता है। एक वतन असली, वतन असली, एक वतन इकामत, और एक वतन सुकना। ये 3 होते हैं। हम वतन तो 2 ही बोलते हैं, वतन असली और वतन इकामत, लेकिन तीसरा भी याद रख लो, वतन सुकना। वतन असली किसको कहते हैं? वतन असली उस जगह को कहते हैं जहां आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ वहां लाकर रहता हो, चाहे वहां पैदा नहीं हुआ है, वहां पैदा नहीं हुआ है। अब ये हमारा वतन असली है। फीजी वाला खत्म हो गया, फीजी में रहते थे बीवी बच्चों के साथ, वो हमारा वतन असली था। अब यहाँ बीवी बच्चों को लेकर आ गए, वहां हमारा कुछ नहीं है, ये वतन असली हो गया। समझ रहे हैं? ये वतन असली। दूसरा वतन है इकामत, जहां पे कंटिन्यू 15 दिन रहने की नीयत कर ले, ये वतन इकामत है। और वतन सुकना, जहां पर 15 दिन से कम दिन रहने की नीयत की, ये वतन सुकना है। अब सुनना, ये वतन असली का हुक्म ये है कि आदमी सफर में चाहे 1 मिनट के लिए भी वहां जाएगा, सफर खत्म, कसर नहीं करेगा, 1 मिनट के लिए ही जाएगा तब भी ये है, मुकीम हो जाएगा और पूरी नमाज पढ़ेगा। लिहाजा थोड़ी देर के लिए समझो कि एक आदमी नसूरी में, अरे नसूरी सब फीजी वाले हैं हमारे, ये सब नहीं है, और अनस तो जानते हैं। एक आदमी रहता है, यहां एक शहर है, वहां पे, यहां एक शहर है, वहां रहता है, और यहां से गया हुआ है 100 किलोमीटर इधर दूर, रेकी रेकी की तरफ, दूर रेकी रेकी, और सफर में गया ये,
आया और यहां से नसूरी से होते हुए फिर जा रहे आगे इधर किसी और जगह, सांबेटो, सांबेटो, वो भी तो 70-80 किलो। हाँ, तो आदमी जब यहां से गुजरेगा तो जैसे ही नसूरी आ गया आदमी मुकीम हो गया। अब अगर आगे 77 की नीयत है तो फिर मुसाफिर बाकी रहेगा, वरना अगर उसको 40 किलोमीटर ही जाना है तो फिर मुसाफिर नहीं रहेगा, वो मुकीम हो गया। इसलिए कि यहाँ अपने शहर में सिर्फ घुसते ही वो मुकीम बन जाता है। समझे बात? हाँ। अपने वतन असली से जब आज, अच्छा एक और बात शहर उसमें सफर नहीं होगा है, इस शहर से इस शहर जाना। हाँ, अगर 77 किलोमीटर है, 77 नहीं है, खाली शहर से शहर जाना। अगर 77 नहीं है तो फिर आदमी शरई मुसाफिर नहीं कहलाएगा, उसको जो कसर वाला है वो हुक्म लागू नहीं होगा। एक मौलाना साहब वैसे बताएं। कैसा बताएं? इस शहर से जब दूसरा शहर जाते हैं वो सफर होगा। नहीं, 77 किलोमीटर चाहिए, फासला इतना चाहिए 77 किलोमीटर का, 48 माइल का चाहिए फासला। उसके बगैर आप शरई मुसाफिर दुनियावी एतबार से तो कहेंगे कि मैं सफर में जा रहा हूँ, लेकिन शरई सफर का जो आदमी को नमाज आधी पढ़ना है, जो उसको और रिलीफ जो मिलती है वो नहीं मिलेगी। अच्छा, एक और मसला, एक आदमी के दो वतन असली हो सकते हैं। उस दिन बात हुई नहीं मतलब पूछे कि अगर 2-3 घर इधर उधर, हाँ, वतन, एक आदमी के दो वतन असली हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फिजी में भी मकान है, वो बेच खुद नहीं दिया, अभी रहने दिया है, और कभी आते जाते रहते, वहां भी रहते हैं, और बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं, तो ये भी वतन असली और वो भी वतन असली। अब वहां चाहे एक दिन के लिए जाएंगे तब भी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर आप बेच खुद के आ गए, आपने खत्म कर दिया सिलसिला, तो फिर वो वतन असली नहीं रहेगा। वतन असली से बातिल हो जाता है। मैंने गुज़श्ता मरतबा एक हदीस नकल की थी हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की, कि मीना के अंदर उन्होंने 4 रकात पढ़ाई। चूँकि सहाबा हुजूर के साथ 2 पढ़े, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के साथ 2 पढ़े, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के साथ 2 पढ़े, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु के साथ भी शुरू में 2 पढ़े, लेकिन 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जब उन्होंने नमाज़ पढ़ाई तो मीना में पूरी पढ़ाई। तो किसी ने कहा ये कैसा, आज तक तो हम आधी पढ़े। तो रिवायत में कि पता चला कि उन्होंने वहाँ पर निकाह कर लिया था, तो बीवी हो गई नहीं वो, तो बीवी के साथ रहने का इरादा हो गया, रखा में मुकीम मेरा अहल यहाँ पर भी है। अब किसी की 2 बीवियाँ हो, क्या रहती हो, तो वो तो वतन असली होगा ही, लेकिन मकान भी अगर है, उसकी जायदाद है, तो उसका भी लिहाज रखा गया कि वो भी वतन असली होगा। समझ रहे बात? हाँ, वतन असली से बातिल हो जाता है। एक साहब यहाँ ऑकलैंड के अंदर रहते थे बीवी बच्चों के साथ, और मुद्दत तक रहे, उसके बाद यहाँ से पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए वेलिंगटन। तो अब ये वतन असली नहीं रहा, यहाँ उसका कुछ नहीं है, ये वतन असली नहीं, खत्म। उस वतन असली ने इस वतन असली को खत्म कर दिया। समझ रहे हैं? तो वतन असली से बातिल हो जाता है, वतन इकामत से बातिल नहीं होता, सफर से भी बातिल नहीं होता। उसका क्या मतलब? एक आदमी ऑकलैंड में रहता है और बीवी बच्चे, उसका वतन असली यही है, लेकिन गया है वेलिंगटन 15 दिन के लिए, या हैमिल्टन गया 15 दिन के लिए, तो वो उसका वतन इकामत है। तो अब ये वतन इकामत बन गया, इसका मतलब नहीं कि ये खत्म हो जाएगा वतन असली, ये तो बाकी रहेगा। वतन इकामत किसको कहते हैं? वतन इकामत उसको कहेंगे जहां पर आदमी 15 दिन रहने की नीयत करता है, वो वतन इकामत है। ये वतन इकामत बातिल हो जाता है वतन असली से भी, वतन इकामत से भी बातिल हो जाता है, और सफ़र से भी बातिल हो जाता है। क्या मतलब इसका? मतलब उसका ये है कि एक आदमी ऑकलैंड के अंदर 15 दिन रहने की नीयत से रुका हुआ है, 15 दिन रहने, तो उसका वतन इकामत हो गया। इसने यहाँ 15 दिन रहने की नीयत करने के बाद 2-4 दिन या हफ्ता रहने के बाद सोचा कि चलो मैं वेलिंगटन जाके आता हूँ, अब ये उसका वतन इकामत नहीं रहा, सफ़र की वजह से ये ख़त्म हो गया। दोबारा जब 15 दिन की नीयत करेगा तो फिर वतन इकामत बनेगा। इसका मतलब है कि सफ़र की वजह से वतन इकामत बातिल हो गया। वतन असली से भी वतन इकामत बातिल हो जाता है।
मिसाल के तौर पर एक आदमी हैमिल्टन में रहता था, 15 दिन की नीयत थी, उसकी वतन इकामत बन गया और उसका वतन असली ऑकलैंड है। तो उसने सोचा कि मेरा एक काम है तो जरा ऑकलैंड जाके आ जाता हूँ एक दिन में। तो एक दिन के लिए ऑकलैंड आया, हाँ ये वतन असली है। इस वतन असली में आते ही वो वतन इकामत खत्म हो जाएगा। अब दोबारा जब तक 15 दिन की नीयत नहीं करेगा वहां तक वो वतन इकामत नहीं बनेगा। एक और मसला, वतन इकामत से भी बातिल हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी बाहर से आया था, उसने 15 दिन रहने की नीयत की थी ऑकलैंड में, ये वतन इकामत बना। उसके बाद वहां चला गया, वतन 77 किलोमीटर दूर है, वहां वतन इकामत बना लिया, ये वतन इकामत खत्म हो जाएगा। एक आदमी के 2 वतन इकामत हो सकते हैं, वतन असली तो 2 हो सकते, वतन इकामत भी 2 हो सकते। कैसे? मिसाल के तौर पर यहां रानूई के अंदर एक आदमी आया, 15 दिन रहने की नीयत की, तो ये उसका वतन इकामत है। लेकिन यहां से फिर उसने 15 दिन रहा तो था, और यहां से 40 किलोमीटर दूर जाके फिर वहां 15 दिन रहने की नीयत कर रहा है, ये भी वतन इकामत, वो भी वतन इकामत। समझ रहे हैं ये? अच्छा, एक और मसला, बहुत अहम मसला है जो पेश आता रहता है, वो ये है कि शहर तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या ऑकलैंड को हम पूरा एक समझेंगे या अलग अलग समझेंगे? आप तो बंबई को समझ सकते हैं, बंबई को, अब बंबई जो गया होगा वो समझेगा कि बंबई, अब यहाँ ऑकलैंड ही के लिए हम बात करते हैं, क्योंकि एक जमाने के अंदर ऑकलैंड इतना बड़ा फैला हुआ नहीं था, है, अब तो फैलता ही चला जा रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे? सवाल कहाँ होता है, याद रखना, एक आदमी रानवी में रहता है, अगर रानवी से निकलने के बाद वो जा रहा है हैमिल्टन, तो क्या वो अपनी कसर की नमाज एयरपोर्ट पे जाके शुरू करेगा या रास्ते में शुरू करेगा या यहाँ कैलिस्टन से ही शुरू कर सकता है? अगर शहर को पूरा एक शुमार करते हैं तब तो उसको वहां जाके करना चाहिए, जब ऑकलैंड से बाहर निकले तब। समझ रहे? और अगर यूं समझे कि नहीं ये हर एक गांव है, अलग अलग गांव है, और गांव है इसलिए कि हमारी पोस्ट ऑफिस अलग है, हमारी पुलिस चौकी अलग है, हमारा कोड नंबर 0612 अलग है, हाँ पोस्ट कोड अलग है, तो अब इसको आप एक गांव एक शहर नहीं शुमार कर सकते, ये तो फैलता ही चला गया है। अब होता क्या, मैं आपको बताऊं, कभी कभी इस एरिया के और दूसरे एरिया के बीच में बहुत बड़ी जगह खाली होती है। बंबई के अंदर गोरेगांव है, जोगेश्वरी है, इस तरह से मलाड है, ये सारे गांव जैसे समझे जाते हैं। अगर उसको मोहल्ला स्ट्रीट समझते हैं, स्ट्रीट अगर समझेंगे तब तो फिर पूरा एक गांव एक शहर समझा जाएगा एक। लेकिन स्ट्रीट ना समझे, और स्ट्रीट हो भी नहीं सकता, स्ट्रीट अगर एक होती तो सबका पुलिस चौकी भी एक, रेलवे स्टेशन भी एक, बस स्टैंड भी सब एक होता, लेकिन नहीं है। थोड़ा उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन मैं तो इसी पे फतवा देता हूँ कि हमारा एरिया एक अलग एरिया है, जब तक आप हमारे एरिया में नहीं आएंगे वहां तक आप मुकीम नहीं होंगे, अपने वतन में दाखिल होने वाले शुमार हैं। और हम जब निकलेंगे तो बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा, मुसाफिर बन जाएंगे। एक बहुत अहम मसला मुझे बतलाना है आपको, वो है लेडीज के बारे में। लेडीज के बारे में, हालत हैज में अगर उसने सफर किया है, मंथली की हालत में उसने सफर किया है, तो क्या है, उसको कसर करनी है, पूरी पढ़नी है। अगर कोई औरत सफर में, यहां से जब सफर शुरू किया तो वो हालत हैज में थी, मंथली के साथ थी, वो आगे जाके पाक हो जाती है, आगे जाके पाक हो जाती है। ऐसी जगह पहुंच पर पाक हुई जहां से वतन मसाफते सफर से कम है। मिसाल के तौर पर यहां से मंथली की हालत में गई और 50 किलोमीटर जाने के बाद वो पाक हो गए, तो अब वो क्या करेगी, नमाज पूरी पढ़ेगी
या आधी पड़ेगी। चूंकि यहां से तो 77 किलोमीटर नहीं है, इसलिए औरत को पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर जहां वो पाक हुई है वहां से आगे का सफर 77 किलोमीटर का है तो फिर उस औरत को कसर करने की इजाजत है कि वो कसर करे। बात समझ रहे? हाँ। अगर और एक मसला, औरत 48 माइल के इरादे से निकली, लेकिन 23 माइल हैज की हालत में गुजरे। अभी वो मुसाफिर नहीं है। अब गुस्ल करके पूरी 4 रकात पढ़े। अलबत्ता हैज से पाक होने के बाद भी वो जगह 3 यानी 48 किलोमीटर है तो चलते वक्त पाक, अगर चलते वक्त पाक थी और रास्ते में हैज आ गया तो वो मुसाफिर होगी, इसलिए कि उस वक्त उसने जो नीयत की थी उस नीयत का एतबार था। और लिहाजा औरत कसर के साथ पड़ेगी। अगर पाकी की हालत में सफर शुरू किया है और बीच में हैज आ जाता है तो इस हैज की वजह से उसकी नीयत पर कोई फर्क नहीं, लेकिन वहां से नीयत करते वक्त ही वो हालत हैज में है, बीच में पाक होने से देखा जाएगा कि आगे 77 किलोमीटर का उसका सफर है या नहीं है। समझ रहे बात? और कोई सवाल? सर अगर कोई सफर में तो नमाज सके पढ़ा, फजर, जोहर, असर, मगरिब पढ़ा? हाँ, नहीं पढ़ा है इमामत। हाँ, देखो मैंने कहा शुरू में कि मुकीम के पीछे मुसाफिर वक्त के अंदर नमाज पढ़ सकता है, मुसाफिर के पीछे वक्त के अंदर या वक्त के बाहर पढ़ सकते हैं। समझना बात। मुकीम जो है वो तो 4 पढ़ने वाला है, वक्त के अंदर यानी कज़ा नहीं हुई है, अदा कर रहा है, तो ये मुकीम 4 पढ़ेगा तो मुसाफिर 4 ही पढ़ेगा, इसकी ताबेदारी की वजह से, इमाम की ताबेदारी की वजह से। समझे? लेकिन वक्त के बाद पढ़ रहा है, कज़ा हो गई है, तो कज़ा कितनी करनी है? मुकीम को 4 करने की है और मुसाफिर को 2 करनी है। तो अब अगर ये 4 पढ़ाएगा तो इसको तो 2 ही पढ़ने की है, तो वक्त के बाद नहीं कर, इसके पीछे पढ़ सकता। इसके बाद अक्सर मुसाफिर इमाम है तो अगर वक्त में पढ़ाएगा तब भी 2 पढ़ाएगा, वक्त के बाद पढ़ाएगा तब भी 2 पढ़ाएगा। समझ रहे? तो मस्जिद में जैसे नहीं पढ़ा सकता है। हाँ, बिल्कुल पढ़ा सकता है, लेकिन मुस्तहब ये है कि वो 2 रकात के बाद कह दे कि अतिम्मु सलातकुम फ़इन्नी मुसाफिर, अपनी नमाज पूरी करो, मैं मुसाफिर हूँ। अब पीछे वालों का काम क्या है? वो चुपचाप बगैर सूरह फातिहा और सूरत मिलाए ऐसे ही अंदाजे से रुकू सजदा करके अपनी नमाज पूरी करेंगे, इसलिए कि ये लाहिक शुरू में इमाम के साथ थे कि अब इमाम बीच में आउट हो गया और ये अभी चल रहे हैं। समझे? यानी उसको 2 ही पढ़ाना है, क्योंकि उस पर तो 2 ही फर्ज है, आप पर 4 फर्ज है। अगर उसने 4 पढ़ा ली तो आपकी गड़बड़। हाँ, आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी। सुनो, मैं मसला बताता हूँ। बंबई के अंदर क्या हुआ, बंबई में एक जगह पे एक साहब इमाम थे, बंबई में एक साहब इमाम थे, और उनकी फैमिली रहती थी, एक जगह का नाम है वापी, वो गुजरात में है। उनकी फैमिली वापी में रहती थी। अब ये यहाँ से जाते थे 15 दिन के बाद, 2-2 हफ्ते में जाते थे, और जाने के बाद आ जाते, फिर जोहर असर पढ़ाते। 2-4 साल ऐसा किया। लोगों ने मसला पूछा, पता चला कि भाई सबको कज़ा करनी पड़ेगी, इसलिए कि वो तो अपनी 2 फर्ज, उसको तो 2 ही फर्ज थी। इसलिए कहा कि जो इमामत करे उसको इन मसाइल से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। हाँ, हाँ, वो 2 पढ़ाए, 2 पे सलाम फेर दे। समझ रहे हैं? उसको 2 पे सलाम फेरना है और हम लोगों को अपनी पूरी करना है। उसको पहले कह देना चाहिए कि देखो मैं मुसाफिर हूँ, किसी और के पास पढ़ा लो, मगरिब हो तो पढ़ा दूंगा, फजर होगी तो पढ़ा दूंगा। अब ये एक जगह पे ऐसा हुआ, गुजरात की बात करा, बलसार की, कि एक साहब गए होंगे तो कहा कि मैं तो करे नियत कर लो ना कि 15 दिन। अरे भाई, ये चीटिंग करे अल्लाह के साथ, तो तुम्हारा रहने का इरादा ही नहीं है 15 दिन, तो फिर कैसी चीटिंग करेगा अल्लाह के? मैं जब दिल में ही रहना नहीं है तो फिर वो कहना ही क्या हुआ कि मैं 15 दिन रहूंगा। और कोई सवाल?
मेरा सवाल क्या है क्यों 15 दिन बोला है? 15 दिन से क्यों रखा है? 15 दिन का 15 दिन क्यों रखा है? हदीस के अंदर मुख्तलिफ अक़वाल हैं, 16 दिन भी है, 17 दिन भी है, अलग अलग अक़वाल है। हनफिया ने 15 दिन करार दिए हैं। अब 15 दिन के अंदर हो सकता है कि पूरे 2 हफ्ते हो जाते हैं, 2 जुमा हो जाते हैं, लोग पहचानने वाले हो जाते हैं 15 दिन के अंदर, तो गोया कि वो मुकीम की तरह हो जाता है कि भाई ये तो यहीं का है, हाँ ये यहीं का है। और इमाम लोगों के कैसे व्यू अलग अलग है, व्यू अलग 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 है। बाज़ों ने तो ये कहा कि अगर 3 दिन रुकेगा तभी मुकीम बन जाएगा। बाज़ों ने कहा कि 20 नमाजें अगर हो जाती हो तो मुकीम बन जाएगा। अलग अलग अक़वाल है, उसमें रिवायत भी है अलग अलग। तो मेरा सवाल क्या है, अब मगरिब का व ईशा जो भी नमाज मेरा कि लास्ट रकात में मिला, हाँ 2 रकात नहीं मिला। अभी 2 रकात दो, अब इमाम साहब सलाम फिर 3 रकात पे सलाम फिर दे। अभी 2 रकात में सूरह अस्ता पड़े ना, सूरह पड़ेगा, सूरह की रात हाँ इमाम मगरिब पे 3 रकात फर्ज में है, लास्ट पे 1 रकात मेरा को मिला, 2 रकात नहीं मिला। हाँ लेकिन आप 3 रकात पढ़ के सलाम फिर अभी मैं 2 रकात अदा ही करेंगे। अभी सूरह करा दे देना, वो मैं अस्ता पड़ेगा ना, इतना ज़ोर से पढ़े कि आप खुद सुन सके, इतना, वरना बहुत ज़ोर से पढ़ने जाएंगे तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा। और दूसरी बात यह कि आपको किसी को सुनाना नहीं है, क्योंकि अब आप इमाम नहीं बन सकते कि कोई पीछे से आपको हाथ मार के इमाम बना दे, गाड़ी चला दे, वो नहीं होगा। ज़ोर से इसलिए पढ़ा जाता है कि पीछे वाले भी सुने। और कोई तो एक अरबी आया तो उसने ना, मैं फिर सुनते पढ़ा ना, उसने ऐसे हाथ मुझे देखा आगे कर दिया, तो 2 सुनते पढ़ा, उसने भी अल्लाह अकबर करके 3 फर्ज पढ़ा। अब उसकी नमाज होगी नहीं होगी, इसलिए कि जाहिरी बात है कि अगर ये जो टैक्सी है उसके इंजन से ट्रक खींचोगे तो खींच सकते हैं, टैक्सी का इंजन से ट्रक नहीं खींच सकते। आप तो सुन्नत पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, और पीछे वाला फर्ज पढ़ रहे हैं, वो तो हैवी है, तो कैसे उठाएगा? अच्छा एक सवाल है, अभी जैसे एक नमाज वक्त है, मगरिब खत्म हो गया और एक आया अकेले पढ़ने लगा, स्टार्ट कर दिया नमाज पढ़ने के, पीछे से 1 और 2 ज्वाइंट हो गया, अब उसको टैप करके ज्वाइंट हो गया। अब वो जो इमामत कर रहा था, वो आगे था, उसको जोर से पढ़ाना पड़ेगा कि वो मन में पढ़ के अपना नमाज खत्म कर देगा? वो अच्छा, वो इमाम के पीछे पढ़ रहा था कि अलग पढ़ रहा था अपनी? नहीं, वो तो स्टार्ट किया था, अपने अलग स्टार्ट किया अपने था। स्टार्ट तो किया, अगर तो जोर से पढ़े, जोर से जोर से पढ़े, ताकि वो, इसलिए कि ये एहतिमाम के साथ जमात नहीं हो रही है। देखो 2 चीज़ें अलग अलग है। एक बाकायदा एहतिमाम से नमाज पढ़ना जमात के साथ, मिसाल के तौर पर तहज्जुद में ऐलान हो गया भाई आ जाना, आज शबे ये होगी, शबीना होगी, शबीना, ठीक है, अब लोग आ रहे हैं। हनफिया इसको मकरूह कहते हैं कि नहीं, अभी नमाज इमाम पढ़ाई जिस मस्जिद में मगरिब, वो तो मकरूह है, ठीक, हाँ। पढ़ लिया, वो भी करता, यहाँ पे पढ़ लिया इसी मस्जिद के अंदर में, इसमें सकता, फिर दूसरा जो नहीं, वो तो मकरूह है ही, वो तो मकरूह है ही, उसका इनकार नहीं है कि दूसरी जमात करना तो मकरूह ही है। लेकिन इनका जो सवाल है वो ये है कि एक आदमी पढ़ रहा था और उसको पीछे मार दिया। अब जाहिर बात है कि इन्होंने अपना इमाम मान ही लिया है, तो क्या होगा? नहीं, समझो अभी मगरिब की नमाज हो गया खत्म, और मैं चढ़ के आया और यहाँ खत्म हो गया, मैं वहाँ पीछे अकेले खड़ा हुए कि अल्लाह अकबर कर, हाँ, अपनी नमाज पढ़ रहे हो, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा पीछे 2 और आकर मेरे के साथ ज्वाइन हो गया। तो अब जाहिर बात है कि आप फर्ज पढ़ रहे हैं तो आप जोर से पढ़ें, ताकि उनकी भी नमाज गड़बड़ ना हो। अगर सुन्नत पढ़ रहे हैं तब तो आप जोर से नहीं पढ़ेंगे। तो शुरू से जब मैं अल्लाह, अभी जैसे मैं आगे हूँ तो इमाम में हो गया, तो अल्लाह अकबर शुरू से जोर से पढ़े कि आप चल रहे ज्वाइंट हैं, हुए, वो ज्वाइंट ही होंगे वो लोग, जब ज्वाइंट हो गया था, हाँ ज्वाइंट हो। आपको इशारा देगा ऐसे करके। हालांकि ये गलत है कि आदमी को तहकीक करनी चाहिए कि ये क्या पढ़ रहा है, फर्ज पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है, कौन सी में ज्वाइंट हो गया वो ऐसा हुआ कहाँ पर, इंडोनेशिया में, एक साहब घड़ी का टाइम देख रहे थे, ऐसा ठीक कर रहे थे, और पीछे लोग उसके पीछे अल्लाह अकबर करके खड़े हो गए।
अब जो घड़ी ठीक करके ऐसे चला तो लोगों को पता चला कि नमाज ही नहीं पढ़ रहा। और कोई? अच्छा, जो आप बताया कि फिजी वाला भाई का वहाँ भी मकान होता है, यहाँ भी है, वैसा उसका मेरा भी है। आपका घर है ना, आपका आप दो वतन असली कहलाएंगे आपके। अब जाएंगे अपने कफलीदा, जाते ही आप मुकीम बन जाएंगे। अभी जैसे घर नहीं है, हाँ, 2 कंट्री का सिटीजन है, सिटीजन से नहीं चले, सिटीजन है, घर मांगे ना। 2 बीवियां हो तो चलेगा। इसलिए बट भागते। और कोई सवाल? घर में वो रेट पड़े हुआ घर में कि रेंट पे करे? नहीं, कोई बात नहीं। आपका वहां पे जाएंगे तो वो घर के साथ आपका कनेक्शन है। आपने घर तोड़ा, खलास नहीं किया अपना कनेक्शन, जोड़ बाकी है आपका घर, वो आप ही का घर कहलाएगा कि उन्होंने रेंट पे दे दिया है। मगर जाके वो होटल में रहता है। हाँ, तब भी उसको यही समझना चाहिए मुकीम। जैसे कभी घर वहाँ है मगर रेंट पे दे के, मगर जब जाए वहाँ तो वहाँ नहीं रहे। अरे बिल्कुल लिया, वो उस गांव से, उस शहर से मुनक़ते कनेक्शन खत्म नहीं किए। मकान है अभी उनका, प्रॉपर्टी है, तो ये उन्हीं की तरफ मंसूबों की के फुला की है, समझ रहे हैं? उसके अंदर जो मुकीम रहेगा, हाँ 2 मुकीम रहेगा। हाँ, 2 वतन असली 2 रहेंगे आदमी के। और कोई? तुम्हारी शॉर्टकट नहीं दी, यहाँ भी रहे, वहाँ भी आपका मसला हल हो गया। तुम शॉर्टकट नहीं सकते। ठीक है। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा